हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते दोस्तों। आज है दिसंबर 12, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं दोस्तों हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लीन गंगा मिशन के बारे में, क्योंकि सरकार ने जब 2014 में इसको चलाया था इसका ऑब्जेक्टिव कुछ और था और अभी गवर्नमेंट ने इसका ऑब्जेक्टिव एक्चुअली चेंज कर दिया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। एक नया टर्म आपको बताने वाला हूँ कल्चरल डिप्लोमेसी के बारे में, काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, थोड़ा इसको हम लोग देखेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, मल्टीपल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनके बारे में अभी विंटर सेशन जो चल रहा है उसके अंदर बिल पेश किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या होती हैं, क्या इसके अंदर कमियां हैं, गवर्नमेंट इसको कैसे इंप्रूव करना चाहती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फंक्शंस को, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एक जीएस पेपर 3 से साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से हमारे पास एक टेक्स्ट में जो आर्टिकल आता है वो आता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन के बारे में। ये क्या होता है, कंपनीज इसका यूज क्यों करती हैं, जो जो हमारे पास सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इसको अपोज क्यों कर रही हैं, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एक छोटा सा एडिटोरियल हमारे पास आर्टिकल वो है रिलीजियस कन्वर्जन्स के बारे में, रिपीटेड सा है तो ज्यादा फोकस इसके ऊपर हम लोग नहीं करने वाले हैं। उसके अलावा आज का जो एडिटोरियल है वो है चाइना टेस्ट के बारे में, यानी कि इंडिया जो भी डिसीजन लेता है डिप्लोमेटिकली, इंटरनेशनली, चाइना को ध्यान में रख के लेता है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, कौन कौन सी डायमेंशंस हो सकती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो पहला टॉपिक यहाँ पे आता है, वो देखिए क्या कहता है कि स्टॉप ग्रेडिंग टेररिस्ट एज गुड एंड बैड, इंडिया इन यूएन। देखिए, आपको पता है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है वो 15 कंट्रीज का ग्रुप होता है, यानी कि 15 मेंबर्स होते हैं वहाँ पे, जिसके अंदर 10 मेंबर जो है वो नॉन परमानेंट होते हैं और 5 मेंबर परमानेंट होते हैं। और ये जो 15 मेंबर्स होते हैं इनके पास बारी बारी से प्रेसिडेंसी आती रहती है। इस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट है वो है इंडिया, और जो भी प्रेसिडेंट होते हैं वो अपने मुद्दों को वहां पे उठाते हैं। तो इंडिया का तो हमेशा एक ही मुद्दा रहा है, वो रहा है टेररिज्म, राइट। क्योंकि देखिए अलग अलग कंट्री ना टेररिज्म को और टेररिस्ट को अलग अलग तरीके से डील करती हैं। जैसे अब रशिया की बात करूँ तो रशिया के हिसाब से अमेरिकन जो आर्मी है, मिलिट्री है, वो एक टेररिस्ट ग्रुप है। उसी तरह से ऐसे ही अमेरिका कुछ ग्रुप्स को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर करता है, कुछ को नहीं करता है। इसी तरह से जैसे पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान बहुत सारे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, इंडिया ने उनको टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया हुआ है, क्योंकि टेररिज्म की हमारे पास कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। हर कंट्री टेररिज्म को, टेररिस्ट एक्टिविटीज को, टेररिस्ट ग्रुप्स को अपने हिसाब से डिफाइन करती है। देखिए, ऐसा कहा जाता है, एक कॉन्सेप्ट होता है ये, जिसमें ये कहा जाता है कि रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशनरीज फॉर सम आर टेररिस्ट फॉर अदर्स, है ना। कि एक आदमी जो लड़ रहा है सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ या किसी और के खिलाफ, वो हो सकता है किसी एक ग्रुप के लिए रेवोल्यूशनरी हो, फ्रीडम फाइटर हो, दूसरे के लिए वो टेररिस्ट हो सकता है। तो इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में ये कहना है कि देखिए भाई, टेररिस्ट एक्ट तो टेररिस्ट एक्ट ही होता है, उसमें कोई रिलीजन नहीं, कोई कास्ट नहीं, कोई रीजन नहीं। टेररिस्ट एक्टिविटी को एज अ टेररिस्ट एक्टिविटी ही डिक्लेयर कर दिया जाए, इसको आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये टेररिज्म गुड है, ये टेररिज्म बैड है। हर तरह का टेररिज्म बैड होता है। और जिस तरह से पिछले कुछ समय से जो है वो चीज़ें बढ़ रही हैं टेररिस्ट एक्टिविटी की, आपने पेरिस में देखा, लंदन में देखा, इंडिया में तो आप देख ही रहे हो, इवन अमेरिका में जो आपने 9/11 देखा। और सोशल मीडिया के टाइम आने के बाद क्या हो रहा है, लगातार फंडिंग बढ़ती चली जा रही है। जो सर्विलियंस कर सकते थे वो सर्विलियंस अभी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। ड्रग्स की ट्रैफिकिंग हो रही है, सोशल मीडिया के थ्रू रेडिकलाइजेशन हो रहा है। तो इस सारी की चीज़ों की वजह से टेररिज्म अभी और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया है। तो आने वाले समय में टेररिस्ट अटैक और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं। तो पूरी दुनिया को अभी कुछ ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा जिससे फ्यूचर में ये सारी चीज़ें ना हो। तो ये इंडिया ने बेसिकली वहाँ पे बोला है। चलिए, कल्चरल डिप्लोमेसी अ बिड टू रिस्टोर ट्रेडिशन सेज जयशंकर। तो हमारे रॉकस्टार हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जी हैं, एस जयशंकर जी। तो हमें सबको पता है कि अभी समय बनारस में क्या चल रहा है, बनारस में चल रहा है काशी तमिल संगम। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें टेम्पल्स के बारे में पढ़ा जा रहा है, टेम्पल्स के बारे में भाषणबाजी हो रही है। भाषणबाजी इन द सेंस के डिस्कोर्स हो रहा है कि टेम्पल्स का हमारे देश के नेशन बिल्डिंग में, टेम्पल्स का हमारे कल्चर में, टेम्पल्स का हमारे हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है, इसके बारे में डिस्कशन वहां पे हो रही है। जयशंकर जी का कहना यह है कि टेम्पल्स हमेशा से ही सेंटर ऑफ नॉलेज रहे हैं, टेम्पल्स हमेशा से ही आर्ट और क्राफ्ट के प्रोमोटर्स रहे हैं।
आपने देखा ही होगा इंडिया के जो पुराने टेम्पल्स हैं उनमें कितना इम्पोर्टेंट और कितना हाई लेवल का आर्किटेक्चर होता है ना। नॉलेज सेंटर्स होते हैं, आर्किटेक्चर सेंटर्स होते हैं, आर्ट सेंटर्स होते हैं, उनके अंदर पेंटिंग्स लगाई गई होती हैं। तो टेम्पल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो इन्होंने कहा है कि इंडिया हमेशा से ही कल्चर डिप्लोमेसी को प्रमोट करता रहा है। तो कल्चर डिप्लोमेसी क्या होती है ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे पता होना चाहिए। देखिए डिप्लोमेसी का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब दो या दो से ज्यादा कंट्री आपस में एंगेज करती हैं, राइट, उसे कहते हैं डिप्लोमेसी। और जब ये एंगेजमेंट कल्चर के लेवल पे होती है, आर्ट के लेवल पे होती है, सिनेमा के लेवल पे होती है, राइट, ट्रेड के लेवल पे होती है, उसे कहा जाता है कल्चर डिप्लोमेसी। कल्चर डिप्लोमेसी में जो दो कंट्री होती हैं वो अलग अलग लेवल पे एक दूसरे से जुड़ती हैं, एंगेज होती हैं, जैसे ट्रैवलर्स के थ्रू, ट्रेडर्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, आर्टिस्ट के थ्रू, एक्सप्लोरर्स के थ्रू। देखिए आपको पता ही है कि मेडिवल टाइम में, एंशियंट टाइम में कितने सारे चाइनीज ट्रैवलर जो है वो इंडिया में आया करते थे बुद्धिज्म की पढ़ाई करने। उसी तरह से इंडिया से भी बहुत सारे ट्रैवलर्स वो चाइना जाया करते थे, तिब्बत जाया करते थे, सेंट्रल एशिया में जाया करते थे, यूरोप से भी कितने सारे ट्रैवलर्स हमारे यहाँ पे आए हैं। तो अपने साथ क्या लेके आते थे? आर्ट लेके आते थे, लैंग्वेज लेके आते थे, कल्चर लेके आते थे, जिससे एंगेजमेंट बढ़ती थी। तो ये सब हमारे कल्चरल डिप्लोमेसी का ही पार्ट होती हैं। जैसे आज के समय में जब बॉलीवुड बोल सकते हो, अपना जो है कंट्री का सिनेमा बोल सकते हो, हमारा म्यूजिक की बात कर सकते हैं, आर्ट की बात कर सकते हैं। तो ये सब कल्चर डिप्लोमेसी का पार्ट होते हैं, जिससे दो कंट्रीज आपस में एंगेज करती हैं, राइट। एनी पर्सन हु इंटरेक्ट्स विद द डिफरेंट कल्चर्स फैसिलिटेट्स अ फॉर्म ऑफ कल्चरल एंगेजमेंट। मतलब इनका ये कहना है कि कल्चरल डिप्लोमेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो सरकारें आपस में बात करें, नहीं भाई, आम आदमी भी कल्चर डिप्लोमेसी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे स्पोर्ट्स, लिटरेचर, म्यूजिक, साइंस, बिजनेस, इकोनॉमी, है ना, म्यूजिक, उन सारी चीजों को लेके। तो ये होता है कल्चर डिप्लोमेसी टर्म का मतलब। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इंडिया अर्जिस टू अडोप्ट एशियन कंसेंसस ऑन म्यांमार। देखिए पूरा मामला क्या है, थोड़ा आपको बताता चलता हूँ। मामला ये बनता है कि देखिए म्यांमार के अंदर हमें पता है क्या हो रहा है। म्यांमार के अंदर हुआ मिलिट्री कूप, और म्यांमार जो है वो एशियन का मेंबर है ना। एशियन तो आप समझ ही गए होंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसे कहते हैं एशियन, राइट। 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था, तब इसको जो है बनाया गया था। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 कंट्री इनिशियली इसके फाउंडिंग मेंबर हुआ करते थे। बाद में औरों को भी इसमें ऐड कर दिया गया। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियन का सेक्रेटेरिएट है, राइट। एक तो आपको ये पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। अब आप बात यहाँ पे आती है म्यांमार की। म्यांमार एशियन का मेंबर है। म्यांमार के अंदर मिलिट्री कूप हुआ, जिसमें डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट थी, उसको ओवरथ्रो कर दिया गया वहां की मिलिट्री के द्वारा। आंग सांग सू के को जेल में डाल दिया गया है, ये आपको पहले से कहानी पता है। अब बात यहाँ पे ये है कि जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं उन्होंने एक 5 पॉइंट कंसेंसस निकाला था, यानी कि म्यांमार के अंदर जो इश्यूज हैं वो हम लोग कैसे टैकल करेंगे, उसके लिए इन्होंने 5 पॉइंट कंसेंसस बनाया था, जिसके अंदर इन्होंने कई सारी बातें कही थी। जैसे आप यहाँ पे बोल सकते हो, जैसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, म्यांमार को हेल्प करना है, राइट। उसके अलावा डायलॉग, जो भी एशियन कंट्री के अंदर अलग अलग कंट्री मेंबर्स हैं उनको आपस में बातचीत करना है। इमीडिएटली वायलेंस को वहाँ पे खत्म करना है। जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं म्यांमार के अंदर उनको रिलीज करना है। तो इस तरह का कुछ एक कंसेंसस एशियन कंट्री ने निकाला था, राइट। मतलब एशियन कंट्री ये चाहती हैं कि म्यांमार के अंदर ये जो हंगामा हो रहा है वो जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाए, और उन्होंने म्यांमार की जो मिलिट्री पावर है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात भी कही थी। अब ये तो एशिया ने डिसीजन ले लिया, बट अब इंडिया का यहाँ पे क्या रोल है? देखिए भाई, सीधी सी बात है, इंडिया और म्यांमार तो आपस में नेबर्स हैं। तो हम लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते म्यांमार के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, और ना ही इंडिया ने म्यांमार के खिलाफ कोई सख्त स्टेटमेंट इशू किया है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा पड़ोसी है। अगर पड़ोसी से ज़्यादा इशू करेंगे तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो इंडिया एक्चुअली म्यांमार के साथ पॉलिटिकली एंगेज हो रहा है, राइट। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इवन इंडिया ने म्यांमार को बिम्स्टेक में इनवाइट भी किया था। अभी मार्च के महीने में बिम्स्टेक की एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हम लोगों ने उसको इनवाइट किया था। तो एशियन कंट्री का ये कहना है कि इंडिया को ये सब नहीं करना चाहिए। इंडिया को एशियन के 5 पॉइंट कंसेंसस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हालांकि इंडिया ने इसके बारे में कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है, लेकिन सबको पता है कि इंडिया की मजबूरी है।
राइट। इंडिया भैया म्यांमार के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं ले सकता, हमारा पड़ोसी है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन अमेंडिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती क्या है। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो पीपल सेंट्रिक एंटरप्राइजेज होती हैं, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, ये ऑटोनोमस बॉडी होती है। तो ऐसे ग्रुप्स जिनका एक जैसा इंटरेस्ट होता है, जैसे फार्मर ग्रुप्स, तो फार्मर्स क्या करते हैं, वो एक साथ मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। कोऑपरेटिव का मतलब ही क्या होता है, कोऑपरेट करना, आपस में एंगेजमेंट करना, एक साथ मिलके काम करना, इसी को तो कोऑपरेशन बोलते हैं ना। तो ये कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज होती हैं वो काफी डेमोक्रेटिकली जो है डिजाइन की गई होती हैं। तो इसमें जिसकी कल्चरल नीड्स होती हैं, सोशल नीड्स होती हैं, इकोनॉमिक नीड्स होती हैं, वो अपनी सोसाइटीज बना सकते हैं। ये आपको पहले अच्छे से पता है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी को यूजली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट लिस्ट के अंदर रखा गया है एक तरह से। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो कुछ प्रोविजन है वो सेंटर के अंदर भी हैं, लेकिन मोस्टली स्टेट के अंदर हैं। बट हमारे यहाँ पे कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसी हैं जो एक से ज्यादा स्टेट में काम करती हैं, उन्हें कहा जाता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स। जैसे महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटका के अंदर कई सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर काम करती हैं। अब इनको कंट्रोल किया जाना है। क्यों कंट्रोल, मतलब इनके अंदर सुधार की जरूरत है, रिफॉर्म की जरूरत है। रिफॉर्म की जरूरत क्यों है, क्योंकि इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन और लीगली इंडिपेंडेंट होती हैं और ऑटोनोमस होती हैं, यानी कि गवर्नमेंट का उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। बट रियलिटी में ग्राउंड के ऊपर ऐसा नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कई बार खुल्लम खुल्ला पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं, जो नेताजी होते हैं, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हेड कर रहे होते हैं, उनके चेयरपर्सन होते हैं। तो इसीलिए ये कहा गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो अल्टीमेटली एम था, ऑब्जेक्टिव था, वो डिफीट हो रहा है। ना तो वो इंडिपेंडेंट है, ना ही वो ऑटोनमस है। और बहुत बार क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट्स, पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर फालतू का इंटरफेरेंस करती हैं, इंटरवीन करती रहती हैं, जिससे उनकी इकोनॉमी को खतरा पहुंचता है। राइट। और इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश की। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन जो प्रिंसिपल होता है वो होता है ग्रास रूट डेवलपमेंट, यानी कि बॉटम्स अप अप्रोच। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगी या स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, तो वो अप्रोच हो जाती है टॉप डाउन अप्रोच, जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटीज की पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाता है। उसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो ऑफिसर्स होते हैं, जो यानी कि मैनेजर्स होते हैं, उनका प्रॉपर इलेक्शन कंडक्ट करवाने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। यानी कि वो जो इलेक्शंस होते हैं वो पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। राइट। तो ये भी कुछ कमियां हैं यहाँ पे। तो ये जो नया विंटर सेशन के अंदर बिल पेश किया गया है, इसका मेन, इसमें क्या क्या चीजें हम लोग चेंज करने वाले हैं सरकार, यानी कि एक तो इन्होंने ये कहा कि भाई जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की बात यहाँ पे की गई है। यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस होता है उसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जाए, ताकि उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आए और अकाउंटेबिलिटी बढ़े। इससे पॉलिटिकल जो इंटरवेंशन है वो कम होगा हमारी इनकी सोसाइटीज के अंदर। उसके अलावा जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर, उनकी कॉम्पोजिशन की भी इन्होंने बात की है कि कॉम्पोजिशन ऑटोनोमस होनी चाहिए। यानी कि वो जो उस बोर्ड के अंदर बंदा बैठा है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्टली एंगेज नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, इंडिपेंडेंस बढ़ेगी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बढ़ेगा। तो ये इन्होंने कुछ कुछ बातें यहाँ पे कही हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम लोग एक सेंटर कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी बनाएंगे, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की रिहेबिलिटेशन की बात भी करेगा और जो इलेक्शंस होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसको पूरी तरह से सुपरवाइज करेगा। इट्स लाइक इलेक्शन कमीशन ना हो, प्रॉपर इलेक्शन कमीशन नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो है उन्होंने वहां पे ऐसी बात कही है। उसके अलावा जो फंड दिए जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, ठीक है, उसके बारे में भी बात की है। कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसी हैं जो लगातार घाटे में चल रही हैं, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी हैं जो लगातार प्रॉफिट में चल रही हैं। तो सरकार का यह कहना है कि हम लोग एक कोऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन फंड बनाएंगे, जिसमें क्या होगा, जो प्रॉफिट कमाने वाली सोसाइटीज हैं उनके फंड को हम लोग दूसरी सोसाइटीज में ट्रांसफर कर सकते हैं, ताकि उनकी वर्किंग भी इम्प्रूव हो जाए। तो ये कुछ कुछ बातें जो है वो इस बिल के अंदर कही गई हैं। लेट्स सी आगे इसमें क्या होता है, कैसे अप्रूव होता है, नहीं होता है, वो बात की बात है।
चलिए, व्हाट आर द एग्जिस्टिंग लॉज ऑन रिलीजियस कन्वर्जन्स। ठीक है, देखिए पुराना सा टॉपिक है ये, द हिंदू वालों ने कुछ नहीं किया, पुराने ही टॉपिक को कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे फालतू में। बट एनीवेज थोड़ा बहुत देख लेते हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा न्यूज़ में है। न्यूज़ में इसीलिए चल रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीआईएल दायर की गई थी उपाध्याय जी के द्वारा, और उस पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट ये कहा गया था कि सर इंडिया में बहुत सारे रिलीजियस कन्वर्जन्स हो रहे हैं जिनको रोका जाना चाहिए। और पहली बार सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली में इस बात को माना है कि जो इंडिया में रिलीजियस कन्वर्जन होता है वो बहुत ही सीरियस मुद्दा है और उसके ऊपर सीरियसली बातचीत होनी चाहिए। क्योंकि कई हमारे यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे हैं, कई जातियाँ जनजातियाँ ऐसी हैं, कई वल्नरेबल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनको लालच दे के, डरा के, धमका के, पैसे का लालच दे के, नौकरी का लालच दे के, मैरिज का लालच दे के उनका धर्म परिवर्तन यानी कि रिलीजियस कन्वर्जन करवा दिया जाता है। तो उसके बारे में ही बेसिकली आर्टिकल है। तो हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट्स, देखिए सेंट्रल लेवल पे हमारी कंट्री में, नेशनल लेवल पे कोई भी रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट नहीं है, बट अलग अलग स्टेट्स ने यहाँ पे रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट बना रखे हैं। सबसे पहला जो एक्ट इंडिया में बनाया गया था वो बनाया गया था उड़ीसा में 1967 में, उसके अलावा मध्य प्रदेश में बनाया गया था 1968 में। उसके अलावा हर स्टेट ने अलग अलग जगह टाइम पे बनाया, जैसे गुजरात ने 2003 में, अरुणाचल ने 1978 में, छत्तीसगढ़ ने भी बनाया, राजस्थान ने भी बनाया, अभी लेटेस्ट की बात करें तो हरियाणा ने 2022 में, उत्तर प्रदेश ने पिछले साल बनाया था। तो हर स्टेट ने अपने हिसाब से यहाँ पे बनाया है और इनके अंदर सबके अंदर लगभग जो प्रोविजन है वो सेम है। मतलब आप किसी को डरा के धमका के रिलीजियस कन्वर्जन नहीं करवा सकते हो, सबसे बड़ी बात ये। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है, खासकर अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, माइनर्स यानी कि जो बच्चे होते हैं 18 साल से कम होते हैं, और वीमेन, अगर इनका रिलीजियस कन्वर्जन करवाया जाता है लालच देके, डरा के, धमका के, तो आपके खिलाफ काफी सख्त एक्शन लिए जाएंगे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो ग्रुप्स होते हैं वो थोड़े से ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनको मिसलीड करना आसान होता है क्योंकि उनका अवेयरनेस लेवल उतना ज्यादा नहीं हो पाता है और गरीबी भी है, राइट। तो ये कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे कही हैं। उसके अलावा जैसे उत्तर प्रदेश का इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट पिछले साल कानून पास हुआ था उसमें यह कहा गया था कि अगर मैरिज के बाद धर्म परिवर्तन करवाया जाता है या फिर मैरिज का एकमात्र ऑब्जेक्टिव धर्म परिवर्तन करना होता है तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई ली जाएगी। इवन अगर कोई आदमी अपना धर्म परिवर्तन करता है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को 30 डेज पहले उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। एक्चुअली पहले 30 डेज था, लेकिन मध्य प्रदेश ने तो इसको बाद में 60 डेज कर दिया था। तो ये कुछ कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे कही हैं, लेकिन इनके अंदर कई सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं। और टाइम टू टाइम पे जैसे हिमाचल हाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इनको बैन भी कर दिया है। कैसे? देखिए, मान लो मेरा धर्म हिंदू है, राइट, और ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, मेरी पर्सनल फेथ है, मैं किस डेटी को मानता हूँ, किस गुरु को मानता हूँ, किस धर्म को मानता हूँ। अगर मैं कल को किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होता हूँ तो ये मेरा पर्सनल मामला है, ये मेरी पर्सनल फेथ है, इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो ये मेरी प्राइवेसी है। अगर गवर्नमेंट मेरे प्राइवेट अफेयर के अंदर, मेरे रिलीजन के अंदर हस्तक्षेप करती है, इंटरवेंशन करती है, तो वो मेरा वायलेशन ऑफ प्राइवेसी हो जाएगा। मेरा फंडामेंटल राइट है प्राइवेसी, तो उसका वायलेशन हो जाएगा। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हिमाचल हाई कोर्ट ने भी कहा है, ऐसा गुजरात हाई कोर्ट ने भी कहा है, ऐसा जो है मध्य प्रदेश और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है। तो ये कुछ कुछ चीजें यहाँ पे हैं। लेट्स सी इसके अंदर क्या होगा, अभी डिस्कशन चल रही है इसके ऊपर, तो कुछ ना कुछ तो सीरियस होने वाला है यहाँ पे डेफिनेटली। चलिए कुछ आगे बात करते हैं। What is end-to-end encryption and why are the tech companies focusing on it? देखिए, ये मामला कहाँ से शुरू हुआ है? मामला शुरू हुआ है एप्पल से। एप्पल की कंपनी ने ये कहा है कि भाई हमारे जो यूजर्स हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं, कोई भी सर्विस हो जाए, देखिए मैसेज वगैरह में तो पहले से ही होता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, एंड टू एंड वैसे होता क्या है। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते हो, आपने अपने दोस्त को मैसेज सेंड किया, ये दोनों के मैसेज ना एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं। मतलब आपका फ्रेंड आपको जो मैसेज भेजता है उसको सिर्फ आप ही
डिक्रिप्ट कर सकते हो। यानी कि जो कंपनी होती है व्हाट्सएप, इस केस में व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप भी आपके मैसेज को नहीं पढ़ सकती। यहाँ पे व्हाट्सएप एक थर्ड पार्टी है। मैं और आप जिनके बीच में मैसेज एक्सचेंज हो रहा है वो फर्स्ट पार्टी है और सेकंड पार्टी है। आपने मुझे मैसेज भेजा, आप फर्स्ट पार्टी हो, मैं सेकंड पार्टी हूँ, व्हाट्सएप थर्ड पार्टी है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि ओनली फर्स्ट और सेकंड पार्टी ही उस मैसेज को ओपन कर सकती हैं, डिक्रिप्ट कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं। एप्पल जो है यहाँ पे एक स्टेप आगे चला गया। एप्पल का ये कहना है कि जो लोग भी मेरे आई क्लाउड सर्विस का यूज करते हैं या कोई मतलब वहाँ पे कोई पिक्चर सेव करते हैं, कोई सॉन्ग म्यूजिक शेयर करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम उनको भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड करेंगे। मतलब कल को अगर आपके फ़ोन को कोई हैक कर लेता है, आपके आईक्लाउड को हैक कर लेता है, तो वो आदमी आपके मैसेज को, आपके पिक्चर्स को ओपन नहीं कर पाएगा, उनको पढ़ नहीं पाएगा। ये एप्पल ने अभी कहा है। तो इसलिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को लेके अभी थोड़ी-सी ज़्यादा बात यहाँ पे चल रही है। देखिए, होता क्या है, जब आप किसी को मैसेज भेजते हो, मान लो आपने इंग्लिश में मैसेज भेजा, हेलो हाउ आर यू? अब ये मैसेज जो है वो आगे थर्ड पर्सन को जाता है, लेकिन वो इस इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं जाता है। मशीनों के द्वारा लोग एल्गोरिदम के द्वारा उस मैसेज को एक दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर दिया जाता है, जिसे कहते हैं अनरीडेबल फॉर्मेट। मतलब ऐसा फॉर्मेट जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। मान लो बीच में कोई आदमी इस मैसेज को हैक कर लेता है, वो मैसेज को इंग्लिश में नहीं पढ़ पाएगा। जब वो मैसेज आपकी डिवाइस के ऊपर आता है, आपके मोबाइल फोन में आता है, जब आप उसको ओपन करते हो तब वो दोबारा से इंग्लिश में कन्वर्ट होता है। इसे कहते हैं एन्क्रिप्शन, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। एप्पल चाहता है कि इसको हम लोग सिर्फ मैसेज में ही नहीं बल्कि दूसरी सर्विस के अंदर भी इंक्लूड करें। कई सारी कंपनी है जो इसका यूज करती हैं अभी फिलहाल, जैसे सिग्नल, व्हाट्सएप, आई मैसेज वगैरह, गूगल मैसेज वगैरह। तो ये जो है पूरी बात यहाँ पे चल रही है। अब इसका पर्पस क्या होता है? देखिए, पर्पस तो सीधी सी बात है भाई, प्राइवेसी। प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है, दैट इज द ओनली पर्पस। उसके अलावा कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट भी लोगों के मैसेज पढ़ लेती है। जैसे एफबीआई हो गया, सीआईए हो गया, है ना, हमारा रो हो गया या सीबीआई हो गया। ये लोग भी कई बार आपके मैसेज को पढ़ लेते हैं अगर वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं। जैसे कुछ जर्नलिस्ट होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, पॉलिटिकल अपोनेंट्स होते हैं, उनके मैसेज को पढ़ लिया जाता है। तो होगा क्या, एंड टू एंड इंक्रिप्शन पे ये सारी चीजें प्रोटेक्ट हो जाएंगी। इवन जो लोग हैकिंग कर लेते हैं, हैकिंग भी यहाँ पे शायद नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए कंपनीज इसको यूज करती हैं ताकि उनके यूजर्स की प्राइवेसी और उनके यूजर्स के डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सके। राइट? तो ये होता है पूरा इसका मतलब। तो यानी कि अगर आपके पास पासवर्ड है, पासकोड है, रिकवरी कंटेंट है, तभी आप उसको पढ़ पाओगे, अदरवाइज कोई भी उस मैसेज को नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन गवर्नमेंट एजेंसी इसका अपोज क्यों कर रही हैं? दे आर नॉट हैप्पी विद इट। व्हाई? देखिए, गवर्नमेंट एजेंसीज का ये कहना है कि भाई कई बार ऐसा होता है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, लोग आपस में एक दूसरे को मैसेज करते हैं, फेसबुक मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, वो टेररिस्ट एक्टिविटी का प्लानिंग करते हैं, फंडिंग करते हैं एक दूसरे को। तो गवर्नमेंट एजेंसीज के पास अगर ये चीज एक्सेस नहीं होंगी तो इससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। यूएसए, यूके में ऐसे कई बार हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा कई बार हुआ कि फेसबुक के थ्रू जो है वो फंडिंग हुई, फेसबुक के थ्रू जो है प्लानिंग हुई और टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई। जब उन्होंने कंपनी से पूछा कि हमें एनक्रिप्शन कोड दीजिए, कंपनी ने मना कर दिया, क्योंकि कंपनी का कहना है कि भाई मेरे पास है ही नहीं एनक्रिप्शन कोड, मैं आपको कहाँ से दूं? जब मैं खुद मैसेज नहीं पढ़ सकता तो आप कैसे पढ़ सकते हो? तो ये कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज का यहाँ पे इस समय खतरा है, जो उनका उन्होंने कहा है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई टेररिस्ट एक्ट वगैरह होता है, क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, तो उस केस में हमें मैसेज पढ़ने दिया जाए। लेकिन अभी ये मामला आगे खींचेगा, क्योंकि ये अभी जैसे कंपनीज और गवर्नमेंट के बीच में टसल होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया ने तो जो है 2018 में कानून पास भी कर दिया था कि जो टॉप टेक कंपनीज होती हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो है वो उनके मैसेज को बाद में जाके पढ़ सकें। अभी उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ एक अलग बात है। चलिए, क्लीन गंगा चेंजेस कोर्स टू कंजर्वेशन, टूरिज्म एंड लाइवलीहुड। देखिए, क्लीन गंगा जो इनिशिएटिव है वो 2014 में चलाया गया था। उस समय इसके लिए 30,000 करोड़ रुपीस जो है वो गवर्नमेंट ने अलॉट किए थे, जिसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, सफाई करना है ना, वो सब यहाँ पे किया जाना था। तो मेन जो पर्पस था
नमामि गंगे प्रोग्राम का वो था कंजर्वेशन एंड सैनिटेशन एंड पोल्यूशन, राइट। तो सरकार का ये कहना है कि भाई इस प्रोग्राम को चले हुए भी 8 साल हो गए हैं, हमारी गंगा जो है वो ठीक ठाक साफ हो चुकी है, तो हम लोग नमामि गंगे प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव को अभी ब्रॉड करने वाले, उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे, उसके अंदर नई नई चीज़ें ऐड करेंगे। जैसे इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर दी इसके अंदर? टूरिज्म, कंजर्वेशन एंड लाइवलीहुड, नई चीज़ों को ऐड कर दिया। तो इसके अंदर क्या क्या इन्होंने ऐड किया है? देखिए, एक इनिशिएटिव लिया गया था जिसे कहा गया था अर्थ गंगा। अर्थ गंगा में क्या किया जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट है जो कि गंगा जिनके अंदर से निकलती है, वहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाए, उसे कहते हैं अर्थ गंगा इनिशिएटिव। क्योंकि देखिए क्या होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी तो पेस्टिसाइड का यूज नहीं होगा, है ना, ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं होगा, हार्मफुल केमिकल्स का यूज नहीं होगा, और बाद में क्या होता था, ये केमिकल गंगा के अंदर ही जाते थे। तो अर्थ गंगा इनिशिएटिव, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना है, कल्चरल एक्टिविटीज को भी प्रमोट करना है। जैसे जो गांव वगैरह है, वहाँ पे छोटे कस्बे हैं जहाँ से गंगा निकलती है, वहाँ पे मेले वगैरह लगाए जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे स्ट्रीट डांसिंग वगैरह होगा, वो सब होगा। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है वो नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देगी। अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री जो है वहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देगी। एनवायरमेंट जो मिनिस्ट्री है वहाँ पे एफोरेस्टेशन करेगी, डॉल्फिन कंजर्वेशन के प्रोग्राम चलाएगी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि भाई नमामि गंगा प्रोग्राम में जो शुरुआत में हम लोगों ने जिस पर्पज के लिए चलाया था, अभी धीरे धीरे सरकार उसको चेंज कर रही है। टूरिज्म, कंजर्वेशन और लाइवलीहुड यानी कि बेरोजगार, इनके ऊपर ज्यादा सरकार जो है वो फोकस करने वाली है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो एडिटोरियल है वो कहता है द रोल ऑफ चाइना टेस्ट इन इंडियाज ग्रैंड स्ट्रेटेजी। देखिए चाइना टेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? चाइना टेस्ट का मतलब ये है कि इंडिया इंटरनेशनली जो भी स्टेप लेता है, चाहे वो अपने पड़ोस में ले, चाहे वो अमेरिका के साथ ले, चाहे यूरोप के साथ ले, कोई भी स्टेप ले, वो स्टेप इंडिया को चाइना को ध्यान में रख के लिया जाना चाहिए कि क्या हम लोग जो किसी कंट्री के साथ एंगेजमेंट कर रहे हैं, क्या उससे हम लोग चाइना को काउंटर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसे कहते हैं चाइना टेस्ट, है ना। कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे दिए हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा जाके देखेंगे बाद में। देखिए इन्होंने ना दो चीजों की बात कही है। एक बात इन्होंने कही है प्रिंसिपल स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्राडिक्शन, दूसरी बात इन्होंने कही है वो कही है सेकेंडरी कॉन्ट्राडिक्शन। प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये है कि जो इंडिया के एजेंडे में सबसे प्रायोरिटी पे होना चाहिए, ठीक है, पहली वो। सेकेंडरी कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये है कि जो प्रायोरिटी में तो है लेकिन वो सेकेंडरी प्रायोरिटी में है। अब यहाँ पे चाइना को सबसे पहले प्रायोरिटी में रखा गया है, उसके अलावा पाकिस्तान, हमारे जो इंटरनल इंसर्जेंसीज की प्रॉब्लम है, राइट, हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे जो रिलेशन खराब हो रहे हैं, वो सब सेकेंडरी प्रायोरिटी है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी है चाइना। तो हम जो भी डिसीजन लेते हैं या डेवलपमेंट करते हैं, किसी नई कंट्री के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, क्या वो चाइना वाले चैलेंज को हैंडल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आज के समय इंडियन गवर्नमेंट के सामने होना चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पे तीन चीजें बोली हैं। पहली चीज ये कही है कि भाई इंडिया कोई भी रीजनल डेवलपमेंट अगर करता है, मतलब जैसे एशियान के साथ या फिर जैसे बिम्स्टेक के साथ या सार्क के साथ, अगर कोई भी एंगेजमेंट हम लोग करते हैं, क्या वो चाइना को हैंडल कर सकता है? पहला क्वेश्चन तो ये सोचना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, चाइना को हैंडल करने के लिए जो भी पॉलिसीज हम लोग लेते हैं, क्या उस पॉलिसीज की वजह से हमारे जो सेकेंडरी कॉन्ट्राडिक्शन है उनके अंदर चेंज करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि भाई हम लोग जो भी मेजर पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं चाइना के बारे में, क्या उससे हमारी ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी या हमारे जो इंटरनल मैटर्स हैं वो चेंज होते हैं कि नहीं चेंज होते हैं? तो तीन सवाल इन्होंने यहाँ पे पूछे हैं। अब लिया देखो, इन्होंने यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग से एग्जांपल लिए हैं। जैसे इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है हम दोनों का, इंडिया रिलेशन यूएसए का। देखिए अगर कोल्ड वॉर की बात करें तो इंडिया वो जो है रशिया के साथ था, पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ था।
जब से कोल्ड वॉर एंड हुआ है तो हम लोग अमेरिका के, फ्रांस के, इनके ज़्यादा क्लोज होते चले जा रहे हैं। तो रिलेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, राइट। अमेरिका की प्रायोरिटी भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। पहले अमेरिका की प्रायोरिटी जो है वो मिडिल ईस्ट हुआ करता था, फिर पाकिस्तान हुआ करता था। आजकल उनकी प्रायोरिटी जो है वो इंडिया पैसिफिक है। तो इंडिया और अमेरिका के जो आपस में रिलेशनशिप है वो इंटरेस्ट ड्रिवन है, मतलब एंगेजमेंट से एक दूसरे का भला होता है। इंडिया को टेक्नोलॉजी मिलती है, एफडीआई मिलता है, पैसा मिलता है और रेमिटेंस मिलता है अमेरिका से। और पाकिस्तान के ऊपर दबाव भी बनता है, चाइना के ऊपर भी दबाव बनता है। अगर इंडिया अमेरिका अच्छे दोस्त होते हैं तो अमेरिका को क्या बेनिफिट है कि इंडो पैसिफिक में जो भी अमेरिका स्टेप लेता है तो डेफिनेटली इंडिया की एंगेजमेंट वहां पे होती है। चाइना को टैकल करने के लिए भी इंडियन ओशन में इंडिया की काफी हेल्प मिलती है। तो ये दोनों चीजें हैं। तो आर्टिकल ये कहता है कि जो जैकब जी हैं वो ये कहते हैं, क्या अमेरिका के साथ रिलेशन चाइना के साथ हमारे चैलेंज को रिड्यूस करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए, इनका ये मानना है कि भाई जो गलवान के अंदर हुआ या जो बॉर्डर इशू चाइना के साथ चल रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो इंडिया और अमेरिका के क्लोज रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो फ्यूचर में अगर इंडिया अमेरिका और क्लोज आते हैं तो क्या चाइना और ज्यादा इस तरह की हरकत करेगा बॉर्डर पे या नहीं करेगा। तो इनका ये कहना है कि देखो भाई, इंडिया के अमेरिका के साथ जो रिलेशन है वो इस समय बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? सबसे बड़ी बात यहाँ पे पाकिस्तान की भी है। इंडिया अमेरिका के रिलेशन अगर अच्छे होते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर हम लोग अमेरिका के थ्रू दबाव दबाव बना सकते हैं, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना के कैंप में नहीं गया है, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा डिफेंस जो है वो अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर अमेरिका इंडिया का एंगेजमेंट होता है तो पाकिस्तान के साथ भी हमारी चीजें यहाँ पे दबाव हम लोग बना सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पहला तो यूएसए का एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल उन्होंने पाकिस्तान का दिया है। क्या पाकिस्तान के साथ हमें बातचीत करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत करना इंडिया के लिए फेवर होगा या नहीं होगा चाइना को हैंडल करने के लिए? इनका कहना है कि बिल्कुल होगा। चाइना के साथ अगर हम लोग अच्छे रिलेशन, पाकिस्तान के साथ अगर अच्छे रिलेशन बनाते हैं तो इंडिया के लिए बहुत इजी हो जाएगा चाइना को हैंडल करना। कैसे? अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ ऑक्यूपाइड रहेगा तो फिर हम लोग भाई चाइना वाले बॉर्डर पे फोकस नहीं कर पाएंगे, राइट। चाइना वहां पे डेवलपमेंट एक्टिविटी करता रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता रहेगा। तो इसलिए पाकिस्तान के साथ हमारा शांति, पीस जरूरी है, इन्होंने ये कहा। रशिया के साथ क्या कहा इन्होंने, देखिए, इंडिया रशिया के रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं। तो ऑफ कोर्स हिस्टोरिकली अभी थोड़े से खराब तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन चेंज हो रहे हैं, खासकर यूक्रेन वाले इशू में। इस समय दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या इंडिया रशिया के साथ जो रिलेशन बना रहा है वो सही है ये नहीं या नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ये सवाल बहुत बार बार उठाया जाता है कि क्या भाई हमें इंडिया को बाइकआउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हालांकि इंडिया अभी रशिया के पूरी तरह से सपोर्ट सपोर्ट में तो नहीं कहूंगा, लेकिन भैया हमारे अपने इंटरेस्ट हैं। तो आर्टिकल में उन्होंने ये पूछा है, क्या रशिया के साथ हमारा जो एंगेजमेंट है वो क्या वो चाइना टेस्ट को पास करता है कि नहीं करता है। क्या रशिया के साथ रिलेशन बना के रखना चाइना को टैकल कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इन्होंने इसका आंसर बोला है बिल्कुल यस। इनका कहना है कि इंडिया रशिया रिलेशन अभी थोड़े कमजोर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मॉस्को के साथ हमारी कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज भी रशिया हमें बहुत सारे मुद्दों पे सपोर्ट करता है। कैसे? चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप की बात हो, इंडिया चाइना हमें फेवर करता है, राइट। उसके अलावा चाइना के ऊपर भी अमेरिका जो है वो, चाइना के ऊपर भी रशिया थोड़ा दबाव बना सकता है जब बॉर्डर क्लैशेज वगैरह यहाँ पे होते हैं। उसके अलावा सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर जो एंगेजमेंट की बात है, जो एक्सेस की बात है, वहां पे भी रशिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा हमारी जो एनर्जी क्राइसिस है, राइट, ऑयल है, वो हमें रशिया सस्ते दामों पे प्रोवाइड करवाता है। जो डिफेंस इक्विपमेंट है हमारे पास, वो भी रशिया हमें वो जो है सस्ते दामों पे प्रोवाइड करवाता है। तो ये इसीलिए रशिया के साथ हमारी एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे तीन चीजें डिस्कस करी, चार चीजें डिस्कस करी। एक तो यूएसए के साथ इंडिया का रिलेशनशिप, पाकिस्तान के साथ इंडिया का रिलेशनशिप, चाइना के साथ और रशिया के साथ। इन चारों के साथ इंडिया का जो रिलेशन है वो कैसे होना चाहिए। यूएसए के साथ यस होना चाहिए,
पाकिस्तान के यस साथ हमें पीसफुल माहौल बना के रखना चाहिए। चाइना के साथ तो हम लोग अपने तरीके से हैंडल कर ही रहे हैं और रशिया के साथ भी हमें अपना रिलेशनशिप बना के रखना चाहिए। तो इंडिया की बेसिक जो फॉरेन पॉलिसी है वो जैसी चल रही है वो बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अमेरिका यूरोप के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है और उसी तरह से चाइना के भी दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें जो है इस आर्टिकल के अंदर इन्होंने एडिटोरियल में कही हैं। उसके अलावा कुछ 2 एडिशनल आर्टिकल भी हमारे पास है, अगर आप चाहो तो उसको भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।